वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। कि अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे बिजनेस हमारा स्मॉल हो या फिर बड़ा हो। साथ ही साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग, चाहे वो न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, उनमें सारे फंक्शंस को केयरफुली परफॉर्म करता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखता है कि हमारा जो प्रोक्यूरमेंट है, यूटिलाइजेशन है फंक्शंस का, इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ हमारा फंक्शन प्लान भी प्रिपेयर करता है और ये भी इंश्योर करता है कि इकोनॉमिकली सफिशिएंट प्रोग्राम हो और उन देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो उन सारे फंड्स का। साथ ही साथ अब हमारा आ रहा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, नैरो कंसेप्ट या फिर ब्रॉडर कंसेप्ट। यहाँ पर हमारे दो कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट में क्या है कि सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। पर ऑथर की ओपिनियन क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि जहाँ पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डेटरमाइन करते हैं, सपोर्टर्स देखते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड लाइक प्रोपोर्शनेट देखना फंड्स का कहाँ कहाँ रेस करे जाएंगे, लाइक इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, कहाँ कहाँ। तो जो बोथ द व्यूज है यही है कि हमें सिर्फ यही देखना है कि हमारा जो एस्टिमेशन है अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का, वही देखना है। बट वो इग्नोर कर देते हैं कि हम कैसे अपने डेटा में कैपिटल स्ट्रक्चर को डेटरमाइन करें और साथ ही हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट कैसे करें। इन दो चीज़ों को इग्नोर कर दिया हमारे नैरो कंसेप्ट ने। ऑन दी अदर हैंड ब्रॉडर कंसेप्ट में क्या किया गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया गया है, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को डेटरमाइन किया है, जहाँ पे हम डेटर्मिनेंट करते हैं कि हमें हमारे कहाँ कहाँ से फाइनेंस के रेज कर सकते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस। साथ ही साथ हमारी पॉलिसीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, फ्लोटेशन सिक्योरिटीज़ भी ला सकते हैं, अपने सिस्टम को मेंटेन भी करेंगे, एस्टेब्लिश भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे अपने गवर्नमेंट के थ्रू पे, और साथ ही साथ एलोकेट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हमारे फंड्स का। तो अकॉर्डिंग टू वॉकर एंड बर्न, उन्होंने कहा कि जो ब्रॉडर कंसेप्ट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो रिटेन करती है फाइनेंस और फंक्शन को। साथ साथ ये भी इंक्लूड करती है कि हमें कैसे डिटरमाइन करना है हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को एंड प्रोसीजर्स को। ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, कि जो हम एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड करें हमारे बिजनेस को, जो फंड्स हमारे शॉर्ट भी हो और इतने एक्सेस में हो कि हमारे बिजनेस की नीड्स पूरी कर सके। हम फंड्स को इस तरह से रेज करें, इस मैनर में जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज हो गए। हम ये इंश्योर करें जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कोई भी चेंज आता है हमारे फंड्स में तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो चेंज हो जाए, हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी। हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सिंपल और सिंप्लिसिटी से बनाया जाए, ताकि हमारी जो भी आने वाली हमें प्रॉब्लम फेस हो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से वो अफेक्टेड ना हो। और जो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए जो हमारी लिक्विडिटी है फंड्स की वो सफिशिएंट होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कंसिडर करना चाहिए अगर हमारे कोई भी एक्चुअल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो, और कोई भी हमें नेसेसरी चेंजेस करने पड़े हमारे प्लान में अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वो ईजिली चेंज हो जाए। ठीक है। नाउ टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहले शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक ऐसा प्लान जो यूजुअली 1 साल के लिए होता है, हम उसको शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं, लाइक बजटिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग, जिसमें सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म का कोई रोल नहीं होता है। एक्चुअली वो पार्ट होता है, सॉरी, मीडियम और लॉन्ग टर्म का पार्ट होता है कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10th क्लास में या 12th क्लास में मैरिट चाहिए तो उसके लिए आपको छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ना पढ़ेगा, मंथ का शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, हर एक मंथ में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अगर आप 10 करोगे हर मंथ में अचीव मार्क्स, तब जाके आपका वो टोटल 100 बनेगा। तो यही है कि शॉर्ट टर्म प्लान्स को अचीव लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म बनाना ही पड़ता है। शॉर्ट टर्म होते हैं लाइक वर्किंग कैपिटल, जो डेली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, डेटरमाइन करते हैं उन सोर्सेज को। साथ ही साथ आपके सफिशिएंट लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। जो आपके वेरियस आपके बजट होते हैं, सेल्स, कैश एंड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स, उन सबको एलोकेट करना, प्रिपेयर करना, वो शॉर्ट टर्म पे ही बेस्ड होते हैं। नाउ मीडियम टर्म वो प्लान्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, मतलब 5 to 7 के लिए होते हैं।
सॉरी, जो हमारे 5 to 7 ईयर्स के लिए होते हैं, जो हमारे मीडियम टर्म फंड्स होते हैं, वो हमारी एसेट्स की मेंटेनेंस के लिए, हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स के टूल्स इक्विपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए और हमारी एडिशनल कैपिटल वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए मीडियम टर्म्स के प्लान्स हमें बनाने चाहिए। नाउ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें क्या होता है, हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं जो 5 to 6 7 से ज़्यादा होते हैं, लाइक हमारी मशीनरी, ठीक है, जो हमारी बहुत सालों तक चलती है, हमारी फिक्स एसेट्स, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारे बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेंशंस के लिए, रेजिंग फंड्स के लिए, इन सारे चीज़ों को अटेन करके वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें धीरे धीरे मीडियम और शॉर्ट टर्म के थ्रू अचीव करना होता है। नाउ प्रोसीजर क्या होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये डिटरमाइन करना कि हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने वो क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड होने चाहिए, जो ताकि हम अपने शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव उनको मेंटेन करते रहें। उनके फंड्स की लिक्विडिटी, हमारी मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म को मेंटेन करना, प्रॉपर मेंटेनेंस करना सेल स्केल्स की। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे लॉन्ग टर्म की अचीवमेंट्स हैं उसे मैक्सिमाइज एफिशिएंसी देना, लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और मिनिमाइज कॉस्ट करना, मैक्सिमाइज करना हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को। और जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियरली होना चाहिए ताकि जो भी आपका गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेटरमाइन और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का डेटरमाइन हो ना। उसके बाद फॉर्मुलेशन करना हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की, जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है फंड्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, उसे फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में हम फॉर्मुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट के लेवल मैनेजर्स ही फ्रेम करते हैं, एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज़ बनती है रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिक्स एसेट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके रिगार्डिंग ही बनती है ना। पॉलिसीज़ के बाद प्रोसीजर्स को पढ़ना, जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका एक डिटेल प्रोसीजर बनाना कि हम कैसे हमारे सबऑर्डिनेट उसको प्रोसीजर्स को इंश्योर करेंगे उस कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, उनके एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एक फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को फाइनेंशियली एग्जीक्यूट करना, मतलब डिसाइड करना कि हमारा कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा, हमारे स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को एस्टेब्लिशमेंट करना, कंपेयर करना हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स को विद द स्टैंडर्ड्स, और डेविएशन और उनके कॉजेज़ को एनालाइज करना, और नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि जो हमारी डेविएशन है उन पे हमारा कंट्रोल बना रहे। उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर हमने बनाए हैं फाइनेंशियल प्लान में, उनको कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस करना, और साथ ही साथ एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को रिवाइज करना, थॉरली होल्ड करना, और अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस उसमें ढलना एक स्टेप होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का। नाउ करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, सबसे पहले सिंपलिसिटी। जो भी फाइनेंशियल प्लान है वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर जो कैपेबल हो मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ जो भी आपकी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है वो मिनिमम हो, ताकि जो भी वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी है वो अननेसेसरी क्रिएट ना हो और हमारे इन्वेस्टर्स के माइंड पे कोई भी सस्पिशियस ना बने। फोर साइड मतलब फ्यूचर से रिगार्डिंग डिसीजन लेना, लाइक जो भी हम प्लान बनते हैं हमें फ्यूचर्स की नीड को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इतना भी ध्यान ना रखें कि हमारा प्लान ही ना बन पाए, पर इतना रखो लाइक हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स, सेल्स ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन, कोई चेंज आना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल प्लान बनना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट है उनके लिए हमारे पास फिक्स्ड और एज वेल एज वर्किंग कैपिटल अवेलेबल हो। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड्स, जो भी हमारे फाइनेंशियल प्लान है उसका यही एम रहता है कि हम बेस्ट पॉसिबल इंटेंसिव यूज़ कर सकें हमारे सारे रिसोर्सेज का। जो भी बिजनेस हमने स्टाफ फंड्स करे हैं या फिर सप्लाईज करे हैं, अननेसेसरी उन फिट पे इनएडिक्वेट फंड्स का बैड इफेक्ट ना पड़े। एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखें हमारे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के फाइनेंस में। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा जो भी फाइनेंशियल प्लान होगा वो इतना सफिशिएंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर कोई भी हमें चेंज लाना पड़े हमारे फाइनेंशियल प्लान में विद द मिनिमम कॉस्ट, वो डिले ना हो किसी भी वारंटीज़ की वजह से, जो भी हमारी कंपनी है वो एबल हो उसे सब्सटीट्यूट करने के लिए और अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ फंड हम उसमें चेंजेस ला सकें। और जो भी हमारा स्कोप है फाइनेंशियल प्लान हमें अलाउ करता है एक स्कोप फॉर एडजस्टमेंट के लिए, और न्यू सिचुएशन अराइज होते लाइक रिसेशन, बूम, तो एक रिजिड फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए ताकि हम ईजिली कोई बर्डन ना हो और जो टेक्निक है फाइनेंशियल मैनेज की उस पर भी हमारे कोई फ़र्क ना आए। लिक्विडिटी, जो भी लिक्विडिटी है वो इतनी एबिलिटी होती है कि हम डे टू डे पे ऑफ कर सकते हैं एक्सपेंसेस का, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का ऑन टाइम पर। और जो भी फाइनेंशियल प्लान है वो हमें सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ फंड्स तो अवेलेबल कराता ही है और इंश्योर करता है कि जो भी हमारी क्रेडिट वर्दीनेस और गुडविल है एंटरप्राइज की वो इंश्योर कर सके।
साथ ही साथ जो एडिक्वेट लिक्विडिटी हमारे फाइनेंशियल प्लान की, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ ही करता है। इकोनॉमिकली जो भी हमारे फाइनेंशियल प्लान्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जो भी हमारी कैपिटल कॉस्ट मिनिमम हो रही है, जो भी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम है, क्योंकि एक फेयर बैलेंस है, एक मेंटेन है हमारे डेट फंड में और हमारी ऑन कैपिटल में। जो भी फाइनेंशियल प्लान हम इन्वॉल्व करते हैं, मिनिमम एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ कैपिटल, वो अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज से ही करते हैं। कंटिजेंसी, जो भी फाइनेंशियल प्लान हमें ये देखना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है हमारे फंड्स की वो मतलब हमारा जो भी अनसीन इवेंट्स हैं उनके पास हमारे पास उन चीज़ों के लिए हमारे पास हमारा फंड हो। एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल, एक फाइनेंशियल प्लान एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाता है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। और एक फाइनेंशियल प्लान ये भी होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपना स्ट्रक्चर फ्रेम करें। ना कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को। सबसे पहले नेचर ऑफ द बिजनेस। एक नेचर ऑफ बिजनेस इतना डिसेसिव रोल प्ले करता है हम जब फाइनेंशियल प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हो। जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है अबाउट द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, वो इन्वॉल्व करता है स्टेबिलिटी एंड रेगुलेटरी ऑफ इनकम, जो फ्यूचर परस्पेक्टिव्स की ग्रोथ के लिए, सीजनल फ्लक्चुएशंस के लिए और कैपिटल एसेट्स के स्ट्रक्चर के लिए वो इफेक्ट करता है हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी, हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को भी। नाउ डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व करता ही है बिजनेस में, रिस्क के बिना आपका बिजनेस कहलाया जाएगा। तो प्लानिंग जो सोर्स की उसके अकॉर्डिंग ही होती है। एक जो फर्म सेल करते हैं, अर्निंग करते हैं, उसका ये रहता है कि फ्लक्चुएशन, एक वाइड फ्लक्चुएशन होती है जब रिस्क नहीं होता, तो वो इतनी एबल नहीं होती उन रिक्वायरमेंट्स की पेमेंट करने के लिए, लाइक इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट्स ऑफ लोन। तो इन फर्म्स को क्या करना चाहिए कि जो भी अमाउंट ऑफ ओनरशिप फंड्स हैं वो लेस हो डेप्थ पे, मतलब डेप्थ डिबेंचर्स कम होने चाहिए। और जो भी एंटरप्राइज स्टेबल है, सेल्स और अर्निंग के लिए एम्प्लॉय हैं, उनका डेप्थ में ज़्यादा होना चाहिए। एंड सेंस जो भी एडवांटेज है हमारी ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी का, उसका बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम है जिसको हम फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं। नाउ स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न, जो भी हमारी क्रेडिट स्टैंडिंग है अमंग इन्वेस्टर्स, वो इफेक्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को विद अ ग्रेट एक्सटेंशन। जो भी वो इंश्योर करता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं लाइक एज ऑफ द फर्म, पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट एरिया, रेपुटेशन, इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी प्लान्स होने चाहिए, उनके एक्सपेंशंस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान डेवलप होना चाहिए जिससे हमारे जो भी फैसिलेट हो रही है रिक्वायर फंड्स है, वो किसी भी डिफ़िकल्टी की मतलब विदाउट डिफ़िकल्टी हम उन फंड्स को अच्छे से फैसिलेट कर सकें और हम डेवलप कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो भी हमारे फाइनेंस है प्रोक्यूर होते हैं, नंबर ऑफ सोर्स हैं या फिर जो भी सोर्सेज हम प्रॉपरली कंसिडर करते हैं, जब भी हम प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज़ करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। और जो सोर्स हम चूज़ कर रहे हैं वो एबल होगा कि हमें एडिक्वेट फंड्स दे, ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के हम उनसे मीट कर सके। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जो टुवार्ड्स रिस्क होता है, कंट्रोल होता है, वो अफेक्ट करता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को। जो भी मैनेजमेंट रिस्क है वो हमारे नेचर के ऊपर, हमारे अमाउंट जो भी हमने फंड्स को बोरोड किया है उन पे काफ़ी इफेक्ट करता है। जो भी नेचर होगा अम्प्लॉयड का वो इक्विटी कैपिटल पे ज़्यादा होगा, और जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करता होगा वो फुल कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ हमारे जो फ्रेश इक्विटी शेयर है वो इशू नहीं करे जाएंगे, जो हमारे न्यू शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल नहीं होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पर। ठीक है। नाउ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड कंट्रोल, जो भी फाइनेंशियल प्लान होता है कंपनी का वो हमारे रूल्स और रेगुलेशन को, बहुत ही फ्रेमवर्क होता है गवर्नमेंट का, वो इफेक्ट करता है, लाइक स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टाइम टू टाइम। तो इन द टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो गवर्नमेंट के रूल हैं, जो उन्होंने रूल्स फ्रेम करे हैं गवर्नमेंट ने पीरियोडिकली। जो भी परमिशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो भी रिक्वायरमेंट करता है हमें इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज या कंज्यूमर्स के टेस्ट या कॉम्पिटिटिव फैक्टर में चेंज आता है, वो हमारी फाइनेंशियल प्लान को बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस एक ही बात है। इंपॉर्टेंस आए तब भी आपको यही पॉइंट्स करने हैं, या फिर सिग्निफिकेंस आए तब भी आपको यही पॉइंट करने हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हेल्प इन द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑल द एक्टिविटीज़ बिजनेस के आते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन सब पे टाइम अवेलेबिलिटी, सफिशिएंट फंड्स हमें अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह करो जो हमारे पास एडिक्वेट फंड हो, वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके इन सारी एक्टिविटीज़ को। लिक्विडिटी होनी चाहिए, एक फर्म जो एबिलिटी है फर्म की, ताकि शॉर्ट टर्म के डेट्स वो पे कर सके टाइम पे। एक फर्म के पास सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए ताकि वो डे टू डे के एक्सपेंसेस और परचेजेस को पे कर सके, और जो लिक्विडिटी है थ्रू आउट द ईयर उसको भी इंश्योर कर सके और मेंटेन रख सके।
हेल्प इन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं सिर्फ हम प्रेजेंट के लिए नहीं कर रहे बल्कि एज वेल एज हम फ्यूचर के को भी प्रॉपरली मेंटेन करके एस्टिमेट करके चलते हैं। जो अमाउंट है रिक्वायरमेंट है फिक्स एसेट्स को परचेज करने के साथ साथ हमारी वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली डिटरमाइन करने की, तो इस हिसाब से हमें ना ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना ही ओवर कैपिटलाइजेशन करनी चाहिए ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन। इन दोनों का कंसेप्ट आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से आएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। हेल्प इन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिटरमाइन करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। साथ ही साथ उसका क्या मतलब है, रेजिंग, जब हम अपने फाइनेंस को रेज कर रहे हैं हम वो डिबेंचर से कर रहे हैं या इक्विटी का, जो भी प्रपोर्शन होता है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना होता है और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको मैक्सिमाइज करना होता है। हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमारे फंड्स का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम इंश्योर करें जो भी हमारी इन्वेस्टेड एसेट और प्रोजेक्ट है वो हमें बेनिफिशियल दे हमारे बिजनेस को। साथ ही साथ जो भी रिटर्न है प्रोजेक्ट का वो कंपेरेबल हो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगी है, और जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो प्रेफर करता है कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि हमें जो फंड्स हैं वो आइडियल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रिमेन ना रहना पड़े। हमें अपने फाइनेंशियल प्लान को इस तरह भी बनाना चाहिए जो हमारे नीड है बिजनेस की, उसके फ्यूचर एक्सपेंशन की, उसके डाइवर्सिफिकेशन की, वो भी एक एडिक्वेट प्रोविज़न में हमें उन सच नीड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उन फ्यूचर्स के लिए भी हमें फाइनेंस का, हमारे सोर्सेज का, हमारे फंड्स की बहुत ज़रूरत है। कदम कदम पर ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर हमें पानी का ग्लास भी लाना है उसके लिए भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बिजनेस में, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस, डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्ट पे बेस्ड है तो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। जो भी हम हमारी फोरकास्ट गलत भी हो सकती है, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे पूरा डाउटेड रिलायबल नहीं रह सकते, वो डाउटेड होगी। ताकि इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज सो फार एज पॉसिबल, और हमें रिवाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टेंसेस चेंजिंग। डिफ़िकल्टी इन चेंज, जब हमने फाइनेंशियल प्लान एक बार प्रिपेयर कर लिया तो हमें डिफ़िकल्टी आती है उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज लाने में। अगर ह्यूज कैपिटल एसेट इन्वॉल्व करती है तो हमें रॉ मटेरियल को, लेबर को, अदर कॉस्ट को परचेज करना पड़ेगा, उन सारे इनकर्ड करने पड़ेंगे। और क्वाइट डिफिकल्टी आती है फाइनेंशियल प्लान को चेंज करने में और उन सिचुएशन को चेंज करने में। तो जो चेंज आता है फाइनेंशियल में वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो रिजिड एटीट्यूड होता है हमारे मैनेजमेंट का। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कई बार जो एग्जिस्टेंट होती है इंसेपरेबल रिलेशन की, जो हमारे फाइनेंस होता है और हमारी जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और वेरियस फंक्शन होते हैं, तो इन सारे बिजनेस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने के लिए हमारी जो यूज़ ऑफ फंड्स हैं वो इन्वॉल्व करता है। लाइक सिमिलरली एन एग्जाम्पल दिया, अगर हम न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी और उसके लिए हमें फाइनेंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी जिसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेशन है फाइनेंस और अदर फंक्शंस की वो इतनी होनी चाहिए ताकि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है फाइनेंस प्लानिंग हमारी अनसक्सेसफुल हो जाएगी अगर हमारी कोऑर्डिनेशन में कमी है, ठीक है। नाउ डेटा माइनिंग द नीड्स कर सकते हैं और एसेसिंग द फंड्स के रिक्वायरमेंट। हम एस्टिमेट और डेटा माइन करते हैं हमारे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है बिजनेस की, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम फंड्स रेज करने से पहले क्या करते हैं, एसेंशियल करते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है फंड की वो करेक्टली एस्टिमेट करी जाए। अगर करेक्ट एस्टिमेशन गलत है तो हमें एडिक्वेट और सरप्लस फंड्स को देखना चाहिए जो हमारे फंड शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट हो, जो हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट ना कर सकें, जो शॉर्ट टर्म को और पे ना कर सकें, मतलब जो एक्सेस है फंड्स की रिक्वायरमेंट का वो इतना आइडियल होना चाहिए जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको रिड्यूस ना करे, और एस्टिमेट जो भी है वो इस वे में हो जो हमारी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो फिक्स कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। देखिए क्या होती है, सबसे पहले हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फिक्स कैपिटल एक ऐसी कैपिटल जिसको हमारी परमानेंटली फुलफिल करे, हमारे फुलफिलिंग द परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। अकॉर्डिंग टू शुभिन, जो फिक्स कैपिटल है इज़ द फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द दोज एसेट जो आर टू बी यूज्ड ओवर एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड।
तो फिक्स एसेट इंक्लूड करते हैं हमारी टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन फीचर, या फिर गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। जो सर्टेन अमाउंट होती है हमारे फिक्स कैपिटल की, वो हमारी एक्सपेंडिचर्स को लीड ना करते हुए हमारी जो हमारे रिसर्च एक्सपेंसेस है, प्रमोशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, शेयर इशूड एक्सपेंडिचर, अंडर राइटिंग, इन सारों को ना करके जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की फॉर दोज जो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर हमारी अंडर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, उनको ही करते हैं। जो हमारा बिजनेस है वो फेयर अमाउंट देता है हमारे फिक्स कैपिटल को, जो इन्वेस्ट करते हैं, हमारी प्रोडक्शंस को क्रिएट करता है, हमारी बिजनेस की फैसिलिटीज़ को। जो हमारा न्यू बिजनेस है, जो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की नीड पड़ती है बिगनिंग में, वहाँ पे उसे हमें प्रमोट भी करना पड़ता है, एस्टेब्लिश भी करना पड़ता है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो जो एसेंशियल है, एडिक्वेट अमाउंट हमें जरूरत पड़ती है हमारी फिक्स कैपिटल की। साथ ही साथ जो असेसमेंट है हमारे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की, वो न्यू बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। जब हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें बिजनेस को क्या क्या नीड है, जो प्रमोटर्स हो गए, सिमिलर की यूनिट्स हो गई, एडवाइस लेते हैं हम टेक्निकल एक्सपेक्ट्स की, हम कॉस्ट ऑफ लैंड की एस्टिमेट करते हैं लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स एस्टिमेटिंग रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हेल्प लेते हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स की, मशीनरी के सप्लायर्स में। तो बहुत सारी अमाउंट हमें पेड करनी पड़ती है लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क्स, इनकी भी हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है। तो कौन कौन से फैक्टर जो एस्टिमेट करने पड़ते हैं हमें फिक्स कैपिटल के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल में नेचर ऑफ द बिजनेस, जो टाइप ऑफ बिजनेस होगा उसमें उसी के अकॉर्डिंग हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगी, जैसे कि फिक्स एसेट या फिर वाइल अदर्स डू नॉट। मैन्युफैक्चरिंग जो रिक्वायरमेंट करते हैं हमारी फिक्स एसेट लाइक ट्रेडिंग कंसर्न, पब्लिक यूटिलिटी के लिए अंडरटेकिंग लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, तो ह्यूज फंड्स की इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है फिक्स एसेट में। साइज ऑफ द बिजनेस, अगर लार्ज साइज ऑफ बिजनेस है तो जो ग्रेटर रिक्वायरमेंट होगी फिक्स कैपिटल की यही होगी कि सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ऑटोमेटिकली मशीन्स की हेल्प लेके, और जो रिक्वायरमेंट होगी वो ह्यूज होगी। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, हमें सिंपल कंज्यूमर्स प्रोडक्ट के लिए लाइक सोप ऑयल के लिए हमें मैन्युफैक्चर के लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ नीड जरूरत है, बट अगर हमारे मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल, कार होंगे तो हमें वहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एंटरप्राइज, जो भी एक्टिविटीज़ अंडरटेक होंगी, जो भी हम बिजनेस एंगेज करेंगे या फिर ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो ग्रेटर अमाउंट लेते हैं फिक्स अमाउंट की एज़ कम्पेयर टू सिर्फ पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्स के लिए। तो जो भी हमारे इटसेल्फ मैन्युफैक्चर होंगे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो अमाउंट है वो कंपेयर करी जाएगी कि हमें कितना मैन्युफैक्चरर्स की और उनकी एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट है वो अवेलेबल हमें लेस टाइम पर होन हायर होगी, लेस अमाउंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी फिक्स कैपिटल की। तो जो फिक्स कैपिटल की एसेट है वो परचेज कर देंगे और इमीडिएट कैश पेमेंट कर देंगे। उन लार्ज के लिए हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उन पेमेंट्स को पेड करने के लिए। एग्जीक्यूशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो भी हमारी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो अवेलेबल हो जाएंगे इनसफिशिएंट में, जो रिड्यूस प्राइस होगा, पर हमें उनको सेटिस्फैक्ट्री के लिए हमें वहाँ पे उस कैन बी यूज सेटिस्फैक्ट्री। बट अगर हमें रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करना है तो हमें ओल्ड एंड प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ करना पड़ेगा इंडस्ट्री में, ताकि जो भी जब टेक्नोलॉजी चेंज हो तो उसी के अकॉर्डिंग मॉडरेट और स्लो कर सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट एट कंसेशनल रेट, जो भी गवर्नमेंट हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो कंसेशनल रेट पे करती है ताकि हम उसे प्रमोट कर सकें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो रिक्वायरमेंट की कैपिटल वहाँ पे फिक्स कैपिटल की कम है। नाउ एक्सटर्नल के लिए कौन कौन से होंगे कि जर्नल आउटलुक लेना, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में, डिप्रेशन में, या फिर जब बिजनेस एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर राइज हो रही है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट राइज हो जाएगी, पर उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल को राइज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, जब इनोवेशंस में आता है हमें प्लांट एंड मशीनरी को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पे फिक्स कैपिटल की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर डैमेज हो जाए तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है न्यू वन से। डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं हमारी फिक्स कैपिटल को, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा इंडस्ट्री में, वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि उन कंपनीज़ को न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो गई तो इंडस्ट्री को फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, न्यू वैराइटीज़ लानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। नाउ असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है देखिए, जो हमारी टू वेज से होती हैं। जो हमारी टोटल करंट एसेट्स होती है, जो एक्सेस करंट ओवर करंट लाइबिलिटीज़ लाइक कैश एंड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, जो अमाउंट रिक्वायर है इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स के लिए, वो डिफर करते हैं हमारे एक दूसरे के बिजनेस को, और जो अमाउंट है वो डिपेंड करते हैं हमारे वेरियस फैक्टर पर लाइक नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल, रैपिडली ऑफ द टर्नओवर, क्रेडिट पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ स्टॉक एंड सीजनल फ्लक्चुएशन, रेट ऑफ द ग्रोथ। जो वर्किंग कैपिटल है वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होती है।
जो फिक्स वर्किंग कैपिटल है वो रेफर करती है हमारी मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं हम रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड में, रिसीवेबल एंड कैश बैलेंसेस में। जो अमाउंट एब्सोल्युटली एसेंशियल होती है हमारे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, जो हमारी डिज़ायरेबल लेवल पे डिज़ायरेबल एक्टिविटी पर ही चलती है। जो अमाउंट फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल वो डिपेंड करती है हमारी ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल पे। जब साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, देन मटेरियल हमारा फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, लेबर्स की जरूरत पड़ती है, उनकी कॉस्ट और बढ़ती है, फिनिश गुड कन्वर्ट होते हैं हमारे डेटर्स में, और फिर फर्म को फिर से कैश और डेटर्स को पे करना पड़ता है। जो लेंथ है प्रोडक्ट साइकिल की वो डिटरमाइन कर जाती है क्वांटम और रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल पे, जहाँ पे हम लेंथ ऑफ टाइम देखते हैं बिटवीन परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड रिसीव कैश फ्रॉम द डेटर्स में। ठीक है, तो हाइयर रिक्वायरमेंट होती है हमें फिक्स कैपिटल की, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की वो ओवर एंड अबव फिक्स वर्किंग कैपिटल पे होती है, जिसको हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। मतलब फ्लक्चुएट मतलब टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू चेंज आना लेवल में बिजनेस अकॉर्डिंग के अंदर। और जब पीक होता है तो हमें वहाँ पे हमारी इंटेंसिव सेल होती है, जहाँ पे हमें मोर फंड्स को ब्लॉक करना पड़ता है इन स्टॉक में, डेटर्स में। साथ ही साथ हमें बहुत सारे अमाउंट की जरूरत पड़ती है जो हम फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में। तो वो कौन से, क्योंकि एडिक्वेट वर्क स्टॉक होना चाहिए ताकि हम मेंटेन कर सकें, हमारे पास मिनिमम इतना रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड होने चाहिए, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट है स्टॉक की वो डिटरमाइन कर सके हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल को, और जो पीरियड है फिनिश गुड का वो रिमेन वेयर हाउसिंग में जब हमें सोल्ड करने हम। फॉर रिसीवेबल्स जो भी हमारे फिनिश गुड्स है वो हम सोल्ड कर सके कैश पे या क्रेडिट पे, और जब क्रेडिट सेल्स हों तो हम डेटर से वो ले सके, और जब हमारी टाइड अप हो जाए, हमें कैश रियलाइज हो जाए, तो जो टाइम हमें डिपेंड करेगी वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे करेगी कि वहाँ हमारी कितनी क्रेडिट सेल है, फिर हमें वो क्रेडिट पीरियड अलाउ करेगा, एफिशिएंसी होगी डेट कलेक्शन की। लाइक अगर फर्म की क्रेडिट 30 से 60 दिन की हुई है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा सिमिलर अमाउंट से। फॉर पेइंग डे टू डे एक्सपेंसेस, एक फर्म को कुछ मिनिमम कैश का बैलेंस मेक करना पड़ता है, पेमेंट फॉर वेजेस, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं। तो एक प्रॉपर कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो भी कैश डिस्काउंट है उनसे फैसिलिटेट कर सके जब हमें सप्लायर्स ऑफर करें। फॉर कंटीजेंसी, एक मिनिमम कैश बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि जो भी अनसीन कंटीजेंसी उनसे हम मीट कर सके, उन्हें सक्सेसफुली सेल कर सके फ्रॉम द पीरियड ऑफ द क्राइसिस। तो ओवरऑल क्या है, जो फाइनेंशियल हमें नीड है बिजनेस की वो डिटरमाइन करती हैं उनकी हमें फिक्स का वर्किंग कैपिटल की भी, और मतलब फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों की सेपरेटली नीड है, क्योंकि हम इन दोनों का ही हमें जरूरत है। अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल नहीं होगी तो हम वर्किंग कैपिटल को नहीं कर पाएंगे, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल नहीं बना सकेंगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1 और 2 में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ईमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं, तो बी प्रिपेयर और ऑन योर सेल्फ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।